वेलकम टू यूट्यूब व्यूअर्स। आज हम टॉपिक का नाम ओपन करने से पहले इस आकृति के बारे में जानेंगे। हम यहाँ देख रहे हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल आकृति बनी हुई है। इसमें 4 रेजिस्टेंस P, Q, R और X एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके दो आसन्न भुजाओं से एक सेल और एक कुंजी जुड़ा हुआ है और दूसरी आसन्न भुजाओं से एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है। इस व्यवस्था का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। सन 1842 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोध, एक गैल्वेनोमीटर और एक सेल की सहायता से एक चतुर्भुजाकार आकृति बनाया, जिसकी सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध अननोन रेजिस्टेंस का मान ज्ञात कर सकते हैं। इस प्राप्त करने के लिए किरचॉफ के नियम का हम उपयोग करते हैं। आज के इस वीडियो का मुख्य टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है और किरचॉफ के नियम की सहायता से व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की शर्त प्राप्त करेंगे। इस इलेक्ट्रिक सर्किट में हम देख रहे हैं कि सेल से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है। अगर हम ये मान लें कि सेल से I करंट का फ्लो हो रहा है, तो इस A बिंदु पर यहाँ 2 ब्रांचेज हो रहे हैं। एक ब्रांच D की ओर और दूसरी ब्रांच B की ओर जा रही है। अगर हम ये मान लें कि A से B की ओर जाने वाली करंट का मान I1 है, तो A से D की ओर जाने वाली करंट का मान क्या होगा, जरा बताइए। बिल्कुल सही, I माइनस I1। I1 धारा इधर जा रही है, तो A से D की ओर बहने वाली धारा का मान ज्ञात करने के लिए हमने टोटल धारा I में से I1 को सबट्रैक्ट कर दिया। अब हमारे पास 2 जंक्शन है, एक B और दूसरा D। सबसे पहले हम चलते हैं B पर। B बिंदु पर हम देख रहे हैं यहाँ भी करंट के 2 ब्रांच हो जा रहे हैं। एक ब्रांच से गैल्वेनोमीटर में करंट का फ्लो हो रहा है और दूसरी ब्रांच से C बिंदु की ओर करंट का फ्लो हो रहा है। अगर हम ये मान लें कि गैल्वेनोमीटर में करंट जो फ्लो हो रही है उसका वैल्यू Ig है, तो B से C की ओर बहने वाले करंट का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं B पर आपका पहले से धारा का मान I1 है और I1 में से Ig धारा इस गैल्वेनोमीटर में फ्लो हो रही है, तो जो शेष धारा बचेगी यानी I1 माइनस Ig, इस करंट का फ्लो जो है C की ओर होगा। अब यहाँ हम B से नीचे D की ओर आते हैं। इस जंक्शन पर यहाँ से 2 करंट्स का जो है मिलन हो रहा है, एक गैल्वेनोमीटर से और एक A से D की ओर। इधर से आने वाली धारा Ig है और इधर से आने वाली धारा I माइनस I1। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो वही टोटल धारा जो है C की ओर फ्लो करेगी, तो C की ओर फ्लो करने वाली धारा का मान होगा I माइनस I1 प्लस Ig। अब हमने ये ज्ञात कर लिया कि इसके ईच पार्ट में कितने करंट का फ्लो हो रहा है। अब हम किरचॉफ के नियम का यूज करके इस व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की शर्त प्राप्त करेंगे। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक क्लोज सर्किट है A, B, D, A। इस क्लोज सर्किट में हम इन क्लोज सर्किट में हम किरचॉफ के सेकेंड लॉ का उपयोग करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में यानी किरचॉफ के सेकेंड लॉ में बताया कि किसी क्लोज सर्किट के प्रत्येक पार्ट में करंट
और रेजिस्टेंस का गुणनफल का योगफल उस क्लोज सर्किट के टोटल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। उसी तरीका से हमें अब यहाँ कैलकुलेट करना है कि ए बी डी ए पार्ट में करंट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, और उसे हम किरचॉफ के नियम पर अप्लाई करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं इस पार्ट में करंट है I1 और रेजिस्टेंस है P, तो हमने लिख दिया I1 P। सेकेंड पार्ट में, इस पार्ट में BD पार्ट में करंट है IG और इसका रेजिस्टेंस है इंटू G। इस AD पार्ट में करंट है I माइनस I1 और रेजिस्टेंस है X, I माइनस I1 इंटू X। जैसा कि किरचॉफ के सेकेंड लॉ में मैंने बताया था कि एक साइड में बहने वाली धारा का मान पॉजिटिव और अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव होता है, उस नियम का हम यहाँ पर ख्याल रखेंगे। हम चलते हैं A से B और B से D की ओर। तो यहाँ पर A से B और B से D का मान पॉजिटिव होगा, लेकिन A से D की ओर मान निगेटिव होगा। तो हमने इसको पॉजिटिव पर दिया और इसको निगेटिव पर दिया। ये टोटल वैल्यू जो है टोटल ईएमएफ के बराबर होता है, लेकिन इस क्लोज सर्किट में कोई सेल नहीं लगा है, इसलिए इसका टोटल ईएमएफ 0 होगा। या अब यहाँ पर हम लोग ये जानेंगे कि गैल्वेनोमीटर के संतुलन का क्या मतलब है। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड गैल्वेनोमीटर। जब किसी गैल्वेनोमीटर से किसी करंट का फ्लो नहीं होता है, तब हम कहते हैं कि गैल्वेनोमीटर बैलेंस्ड पोजीशन पर है, यानी गैल्वेनोमीटर संतुलित अवस्था में है। यहाँ पर भी हम इस नियम का ख्याल रखेंगे। इसका मतलब ये हुआ IG इक्वल टू 0। हम यहाँ पर पुटिंग करेंगे, जहाँ IG है उसका मान जो है 0 होगा, क्योंकि इससे किसी करंट का फ्लो नहीं होगा, ये बैलेंस कंडीशन में है। तो यहाँ पर IG का वैल्यू 0 होने से बच गया I माइनस I1 इंटू X इक्वल टू 0। या हम लिख सकते हैं I1P इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू X। इसलिए P अपॉन X इज इक्वल टू I माइनस I1 अपॉन I1, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्लोज सर्किट दूसरे पार्ट में यानी B, D, C, B में किरचॉफ के सेकेंड लॉ का प्रयोग करेंगे। सर्किट B, D, C, B। मैं पुनः किरचॉफ के सेकेंड लॉ को रिपीट कर देता हूं कि किसी क्लोज सर्किट के प्रत्येक पार्ट में रेजिस्टेंस और करंट के गुणनफल का योगफल टोटल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तब हम यहाँ देख रहे हैं, इधर से B से D की ओर चल रहे हैं, तो यहाँ करंट का मान है IG और इसका रेजिस्टेंस है G। यहाँ करंट का मान है I माइनस I1 प्लस IG और इसका रेजिस्टेंस है R। यहाँ पर हम देख रहे हैं करंट का मान है I1 माइनस IG इंटू रेजिस्टेंस का मान है Q। अब पॉजिटिव और निगेटिव साइन हम यहाँ ले रहे हैं। B से D से C की ओर पॉजिटिव और B से C की ओर अपोजिट, यानी इन दोनों का मान प्लस में और इसका मान माइनस में होगा। हमने यहाँ प्लस लिख दिया और यहाँ माइनस लिख दिया, इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस B क्लोज सर्किट में सेल नहीं लगा हुआ है। अब जैसा कि अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि जब गैल्वेनोमीटर बैलेंस्ड कंडीशन में होता है तो गैल्वेनोमीटर से किसी तरह का करंट का फ्लो नहीं होता है, यानी IG इज इक्वल टू 0। देन IG ये पूरा वैल्यू जो है 0 प्लस I माइनस I1।
IG का वैल्यू 0 हो गया, माइनस यहाँ भी IG का वैल्यू 0, I1Q इज इक्वल टू 0। या हम लिख सकते हैं I1Q इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R, या Q अपॉन R इज इक्वल टू I माइनस I1 अपॉन I1, इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को कंपेयर करते हैं। हम देखते हैं कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 का RHS एब्सोल्युटली सेम है, I माइनस I1 अपॉन I1, I माइनस I1 अपॉन I1। तो दोनों इक्वेशन का LHS जो है आपस में बराबर होंगे, इसलिए हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 Q अपॉन R इज इक्वल टू P अपॉन X, इक्वेशन 3। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि Q अपॉन R, Q इस साइड का जो रेजिस्टेंस है और R इस साइड का है, P अपॉन X, P जो है A से B की ओर क्या है और X जो है A से D की ओर। तो हम देख रहे हैं कि आर्म साइड्स का जो रेजिस्टेंस है ये P और X का और Q और R का रेजिस्टेंस का रेशियो जो है दोनों जो है आपस में बराबर होते हैं। तो इस तरह से हम इक्वेशन 3 की सहायता से अननोन रेजिस्टेंस का मान ज्ञात कर सकते हैं।